हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बीपीएससी, सीडीपीओ और ऑडिटर के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्वलंत टॉपिक जातिगत जनगणना और विशेषकर हमारा फोकस रहेगा बिहार के आंकड़ों से को लेकर। इससे संबंधित इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, संवैधानिक और विधिक प्रावधान जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी कि जिसके कि आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे, उन आंकड़ों को देखेंगे। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 और इसके बाद मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना वक्त की मांग क्यों है। इसके फेवर में जो लॉजिक हैं उन तर्कों को देखेंगे। इसके बाद इसके विपक्ष में यानी जातिगत जनगणना से कैसे समाज में द्वेष बढ़ सकता है और फिर वे फॉरवर्ड, इसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है, संवाद को देखेंगे। यानी कि एक पूरी कंप्लीट विश्लेषण है जातिगत जनगणना को लेकर। अगर आप हमारे साथ अगले 10 मिनट तक जुड़े रहेंगे तो इस टॉपिक यानी इस शीर्षक से जुड़े जितने भी आपके मन में संदेह हैं वो सारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जनगणना में किसी व्यक्ति की जाति से संबंधित सूचना का समावेश होना जातीय जनगणना कहलाता है। भारत में पहली जो जनगणना हुई थी व्यवस्थित रूप में वो 1881 में हुई थी। भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, जिसके कि आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ जाने के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया जा सका था। 2011 की जनगणना में भी जाति जनगणना की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर रिपोर्ट जारी नहीं की गई और कहा जाता है कि करीब 34 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी गलत है। अब कुछ इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जो जनगणना होती है उसकी जो नोडल मंत्रालय होता है 10 वर्षीय जनगणना का, महापंजीयक कार्यालय जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि मंत्रालय पूछे तो गृह मंत्रालय और उसके अंदर अगर पूछा जाए तो महापंजीयक कार्यालय जनगणना आयुक्त। 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। इस अधिनियम के लिए विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संचालित किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ सूची का विषय है। तो प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है कि यह एक संघ सूची का विषय है। आर्टिकल 246 में इसका उल्लेख किया गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्रमांक संख्या 69 में सूचीबद्ध है। अब जातीय जनगणना क्यों जरूरी है। भारत में जातियों की आखिरी जातीय जनगणना कास्ट सेंसस 1931 के आधार पर जो 90 साल पुराना है, 9 दशक में काफ़ी कुछ बदला हुआ होगा। किसी जाति में अधिक बच्चों का जन्म हुआ होगा तो किसी में कम। 90 साल से देश को पता नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं। जातिगत जनगणना से यह पता चलेगा कि कौन जाति अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है, ताकि उनकी संख्या के अनुरूप उन्हें आरक्षण का लाभ, उनकी स्थिति मजबूत की जा सके। इसलिए जातीय जनगणना का सवाल और आवाज़ उठता रहा है। अब 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों को देख लेते हैं। 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। बता दें कि उस समय अलग अलग राज्य के स्थान पर अलग अलग रियासतें हुआ करती थीं। रियासतों के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक रियासत थी। इसके अलावा कई जातियों के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे। 1931 के डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा अहीर यानी कि ग्वाला का आंकड़ा था। इनकी आबादी थी 34.55 लाख। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद 21 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण थे, 9 लाख भूमिहार ब्राह्मण थे, साथ ही 14.52 लाख कुर्मी, 14.12 लाख राजपूत, 12.96 लाख हरिजन जाति के लोग, वहीं 12.90 दुसाध,
12.10 लाख तेली एवं 10.10 लाख खटैत और 9.83 लाख जुलाहा जाति के बताए जाते हैं। 4 लाख से ज़्यादा धोबी और 2 लाख से ज़्यादा बनिया। यानी कि कास्ट सेंसस 1931 में जातियों की क्या स्थिति थी ये आपने देख ली। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 1931 के बाद 2011 में पहली बार आयोजित की गई थी, परंतु सरकार द्वारा इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार की स्थितियों के बारे में पता लगता है, जो समाज में व्याप्त असमानता का मानचित्रण प्रस्तुत करता है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करती है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त न हो। इसलिए सामाजिक, आर्थिक, जातिगत गणना उचित है, जिससे वास्तविक स्थिति का पता लग सकेगा। एक फैक्ट आप यहाँ याद रखिएगा कि अभी भी एससी और एसटी की गणना होती थी, केवल ओबीसी की गणना नहीं हो रही थी। तो जो कास्ट सेंसस अगर होता है भविष्य में, तो उसमें ओबीसी की गणना की जाएगी, न कि जनरल जो कास्ट है उनकी जनगणना की जाएगी। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखेंगे। अब आते हैं मेन वाद पे कि आखिर इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, बर्निंग इशू क्यों है। हाल के दिनों में कई राजनीतिक दलों, सामाजिक चिंतकों ने भारत में जाति जनगणना कराने की मांग की है। आपने अभी बिहार में देखा होगा कि बड़े जोर शोर से इसके लिए बैठक, अभी कुछ दिन पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि ओबीसी समाज द्वारा यह मांग क्यों की जा रही है। इसके जोर पकड़ने का सबसे प्रभावी कारक आरक्षण है। मेन जो मुद्दा है, बोन ऑफ कंटेंशन है, वो आरक्षण को लेकर ही है। बीते समय में 2 परिवर्तनों ने इस गति को और तेजी प्रदान की है। वो पहला परिवर्तन है AW आरक्षण और दूसरा राज्यों को ओबीसी वर्ग की पहचान करने का अधिकार मिल गया है 105वें अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के। इन दोनों संशोधनों से 2 संभावनाएं पैदा हुई हैं। पहली यह कि आरक्षण की 50% की सीमा अमान्य हो सकती है और दूसरी यह कि राज्य अपने स्तर पर ओबीसी वर्ग की पहचान सुनिश्चित कर उसी अनुपात में उन्हें आरक्षण का लाभ दे सके। इन्हीं 2 संभावनाओं ने ओबीसी जाति जनगणना की मांग में तेजी ला दी है। इन मांग को और गति मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले ने दी, जिसमें जातिगत जनगणना को आवश्यक बताया गया है। यह विचारणीय है कि ओबीसी वर्ग के द्वारा की जा रही जाति जनगणना की मांग उचित है या नहीं। अब आगे देखते हैं, इसमें अगर उचित है तो इसके फेवर में पॉइंट्स देखते हैं। कुछ 3 कारणों से यह सर्वदा उचित मांग है। अभी फेवर वाले देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगेंस्ट वाले पॉइंट्स देखेंगे। पहला यह कि यदि कोई सामाजिक वर्ग वंचना का शिकार है तो उसे मुख्य धारा में ले आने के लिए सबसे प्राथमिक कार्य है उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना, क्योंकि जब तक आपकी किसी जाति की वास्तविक स्थिति ही नहीं पता होगी तब तक आप उसके लिए कैसे सटीकता से कोई प्लान बना सकेंगे। यह अध्ययन उसकी वास्तविक संख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित होना चाहिए। यदि वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं होगा तो उनके उत्थान हेतु नीति निर्माण कैसे संभव हो पाएगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि ओबीसी वर्ग सामाजिक अन्याय का लंबे समय तक शिकार रहा है। साथ ही हम ये भी ज्ञात है कि यदि किसी वर्ग की सामाजिक वंचना को समाप्त करने संबंधी उपायों को अपनाने में बहुत देरी की जाए तो उस वर्ग में असंतोष मुखर होने लगता है। दूसरा कारण सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास से संबंधित है। कोई भी देश सही अर्थों में तभी विकसित और सफल राष्ट्र की श्रेणी में आता है जब वह समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करता है। ओबीसी वर्ग यदि वंचना का शिकार है और यह कहता है कि उसे उसकी आबादी के अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि देश के संसाधनों के वितरण में व्यापक असमानता व्याप्त है। तीसरा कारण है इस वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों का समाधान करने से संबंधित है। दरअसल इंदिरा साहनीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन कराया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग के ऐसी जातियों को
जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर वंचना से मुक्त हो गई हैं, उन्हें ओबीसी वर्ग से निकालकर समान वर्ग में शामिल किया जा सके। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज्यों की आबादी में जातीय भिन्नताएं व्याप्त हैं। SC/ST के संदर्भ में जनगणना होने के कारण यह आसानी से तय कर दिया जाता है कि उक्त राज्य में उनके लिए कितना आरक्षण का प्रतिशत होना चाहिए, किंतु ओबीसी की गणना न होने से इस लाभ से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। इस संबंध में आप मध्य प्रदेश का उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या अधिक होने के कारण उन्हें 20% आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जाति को 16% और 50% से अधिकतम कोटा के कारण ओबीसी को केवल 14% आरक्षण मिलता है, जबकि उनकी राज्य की आबादी में संख्या इससे कहीं अधिक है। ऐसा अनुमान है क्योंकि 1931 के बाद तो आंकड़े ही नहीं आए हैं, तो सटीकता से इस बात को पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता है। अतः समय आ गया है कि केंद्र के स्तर पर भले ही अधिकतम कोटे की सीमा का ध्यान रखा जाए, किंतु राज्यों के स्तर पर सीमा को आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। पक्ष में 3 जो वैलिड पॉइंट्स थे, तीनों को आपने देख लिया। अब विपक्ष में पॉइंट्स को देखते हैं। जाति जनगणना के समकालीन पक्षकारों की तर्कों की विवेचना करें, जो हमने आपको उत्तर ऊपर दी है। साथ ही इन तर्कों के आलोक में ऐसी जनगणना के अनुचित करार देने का पक्ष भी स्पष्ट होता रहेगा। पहले तर्क के रूप में यह कहा जा रहा है कि जाति की स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी एवं आंकड़े पिछले जातियों की पहचान और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई को बल देंगे। ऐसा कहना जनगणना की चुनौतियों और जाति के स्वरूप को नहीं पहचानने जैसा है। भारत में जाति और जातीयता की कोई जड़ और सुगठित सामाजिक प्रवर्ग नहीं है, जैसा कि कई समाजशास्त्री मानते हैं। जाति की कोई नियमनिष्ठ परिभाषा नहीं है और न ही यह लिंग, आयु और शिक्षा की तरह वस्तुनिष्ठ है। तो फिर व्यक्ति को जातीयता में गिना जाना चाहिए या आर्थिक और शैक्षणिक आधारों पर, जिन्हें सांख्यिकी में बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अगर जाति जनगणना के समर्थकों की बात मानकर ऐसा किया जाए ताकि हर जाति की असल संख्या और जनसंख्या दर्ज हो, तो इससे क्या लाभ होगा? क्या वाकई जातीय संख्या उल्लेखित होने से समावेशी विकास और नीति निर्माण को बल मिलेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि इस जनगणना के समर्थक ये कह रहे हैं कि पीडीएस जैसे राज्य कल्याणकारी प्रयासों को जातीय आधार पर बांट दिया जाए, या शैक्षणिक आरक्षण के वर्गीकृत ब्लॉक के हजारों हिस्सों में जातीयता के आधार पर विखंडित किया जाए। असल संख्या का अध्ययन करके क्या छात्रवृत्ति को भी कई हिस्सों में विभक्त करने की बात की जा रही है? यह कहा जा रहा है कि हर जाति की संख्या जानकर हम समानता की राह पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या इससे अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा और अंतहीन सामाजिक संघर्ष नहीं बढ़ेगा? उदाहरण के लिए बिहार में यादवों और कोरियों के मध्य अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुकी है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। नेहरूवादी भारत में भूमि सुधार और उन्नत हरित क्रांति के बाद ओबीसी के कई जातियां राजनीतिक तौर पर सशक्त हुई हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वह सत्ता के केंद्र में हैं और उन कई समुदायों में स्पष्ट आर्थिक समृद्धि हुई है। अब बात यहाँ रुक जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राजनेता, जो कि जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं, बिहार में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी जातिगत जनगणना के पुरजोर समर्थक हैं। वे बहुत हद तक समृद्ध हो चुके यादव और कोयरी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोयरी जाति के लोगों को स्वेच्छापूर्वक आरक्षण लाभ का त्याग कर अन्य पिछड़े नागरिकों के लिए जगह बनाने को प्रेरित कर पाएंगे? जिनका कि वोट बैंक ही उस पर टिका हो, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं। फिर जाति सांख्यिकी किस तरह से नीति निर्माण का नवीनीकरण करेगी? यह कहने का कोई ठोस आधार नहीं है कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की रफ्तार वर्ग के नाते थमी हुई है और वह जाति के खांचे से विश्लेषित होते ही उड़ान भरने लगेगी। इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि जाति जनगणना से राजनीति के पाले में समाज को बांटने का राज करने का एक हथियार मिल जाएगा।
समाज पहले ही जातीयता के में बटा हुआ है। जाति जनगणना के समर्थकों को यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में अब तक जाति सत्ता, सुविधा और संसाधनों के सामूहिक वितरण के लिए एक सक्षम इकाई बन पाई है। तो इसका जवाब है नहीं। किसी मंत्रिमंडल में जातीय संख्या में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व क्या नागरिकों का प्रतिनिधित्व है? उत्तर है नहीं। अब आते हैं कि जब आपने वाद को जान लिया, विवाद को जान लिया, तो संवाद यानी कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इस तत्व को स्वीकार करने में बहुत असहजता नहीं होनी चाहिए कि राज्य के पास सामाजिक श्रेणी से संबंध व आंकड़े होने चाहिए जिनके आधार पर सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम यदा आरक्षण चलाए जाते हैं। एक बेहतर सांख्यिकी की बेहतर नीति निर्माण का आधार होता है। दुनिया भर में देश इस तरह के जो अभ्यास हैं करते रहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका नस्ल आधारित सामाजिक आंकड़े संग्रह करता है तथा ब्रिटेन अप्रवासियों की जानकारी इकट्ठा करता है ताकि बेहतर सामाजिक नीति कायम की जा सके। भारत में भी ओबीसी जातियों की गिनती की मांग इसी दायरे में है। इस लिहाज से ओबीसी जातियों की गणना की मांग ठीक है। इस प्रकार के विरोध के तर्कों से भी अब आप अवगत हैं। तर्कों के द्वैत से आगे एक राह तीसरी भी है और वह यह कि प्रयास से आधुनिक राज्य का लोकतांत्रिक ढांचा किस प्रकार प्रभावित होगा और यह भी कि अंततः ये आंकड़े किस भांति उपयोग में लाए जाएंगे। आज के सर्वाधिक प्रगतिशील शासन व्यवस्था के रूप में स्वीकृत उदारवादी लोकतंत्र की बुनियाद इसी बात पर टिकी है कि वो शासन आधार नागरिक को बनाता है। एक निश्चित परिधि के अंदर निवास कर रहे लोगों को नागरिक के रूप में चिन्हित करने का अर्थ यही है कि राज्य धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। शासन का आधार केवल नागरिक को बनाएगा। यद्यपि समानता के आग्रह के कारण इसमें आंतरिक भेदभाव स्वीकार किया जाता है, किंतु जैसा कि आशीष नंदी कहते हैं, आधुनिक राज्य आमतौर पर राजनीति में संस्कृति की मजबूती को चिंतित रहता है। अब आगे जो लास्ट कंक्लूजन है, इन आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। अगर यह मान भी लिया जाए कि इससे आरक्षण एवं अन्य सामाजिक नीति का क्रियान्वयन बेहतर हो सकेगा, तो भी क्या इस संभावना को खारिज किया जा सकता है कि इसके बाद जाति आधारित नए राजनीतिक प्रयोग मूलभूत विषयों को प्रतिस्पादित नहीं कर देंगे? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे विषय जाति आधारित नई राजनीतिक गठजोड़ की उर्वरकता का मुकाबला कर पाएंगे? जाति जनगणना के क्रियान्वयन से पहले इसके हासिल के बारे में भी सोचना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि सामाजिक समस्या के बेहतर प्रबंधन का असंतुलित तरीका दूसरे गंभीर समस्याओं का कारण बन जाए। तो अगर आपने ईमानदारी से इस पूरी वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आप इस टॉपिक के हर एक पहलू से अवगत हो गए होंगे। अब आपसे अगर कोई इस टॉपिक पे बात करता है या आपको 3 से 4 पेज में उत्तर लिखने हो तो आप बहुत सहजता से उस उत्तर को लिखने की स्थिति में होंगे। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो एजुकेशन निकेतन के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक प्रश्न देता हूँ आपको, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जाति आधारित जनगणना द्वारा उपलब्ध डेटा यानी कि उपलब्ध आंकड़े सकारात्मक कार्रवाई को अधिक कारगर बनाने में मदद करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कल्याणकारी उपाय उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर आप सहजता से दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ साझा करें। धन्यवाद।